ओके गाइस, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। दिस इज JBC। सो आज अपन अडानी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अडानी में क्या चल रहा है अभी, और रिटेल का पार्टिसिपेशन किस तरीके से है उसमें, और रिटेल अपना पैसा क्यों खोता है, और उसी जगह इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग जो रहती है वो किस तरीके से बनती हैं। और येस बैंक के भी एग्जांपल्स देखेंगे पास्ट में क्या हुआ था उसके साथ, और उसमें अभी क्या क्या सेल होल्डिंग पैटर्न है। और JPSC का भी देखेंगे उसमें किस तरीके से ये मैनिपुलेशन हुआ था। और बुफेट के स्टाइल को भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, सिगार बट के स्टाइल थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश करेंगे, और कुछ इंडियन इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े, उनका भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे वो लोग कब करते हैं, एवरेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सारी चीज़ें आपको आज बताऊंगा, मतलब थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि रिटेल का माइंडसेट किस तरीके से बिल्डअप होता है, और वहीं पर जो बड़े बड़े लोग हैं वो वहाँ पर किस तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं, या फिर वहाँ से कब बाहर हो जाते हैं और अपन लोग कब फंसते हैं पैसे लगा के। ओके, फर्स्टली एक आर्टिकल है उसको थोड़ा सा उसको भी पढ़ेंगे, और उसमें जो मतलब सारी चीज़ें सही हैं लेकिन नाम चेंज रहेंगे, बिकॉज जो रियल इन्वेस्टर हैं या रियल जिनका पैसा खोया हुआ है उनका नाम तो नहीं पता लगेगा, लेकिन बात जो बताई जाएगी बिल्कुल फैक्ट के साथ रहेगी और सारी बातें सही हैं। ओके, सो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है बट डिटेल डिस्कशन होगा। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, थोड़ा सा साइकोलॉजी बिल्डअप होगी कि मार्केट में किस तरीके से साइकोलॉजी के ऊपर मार्केट चलता है पूरा, और क्यों स्टॉप लॉस ज़रूरी है, क्यों एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, कब एवरेजिंग करनी चाहिए, सारी चीज़ों का थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। ओके, सो फर्स्टली अपन डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है। ओके, सो मान लो जो यहाँ पर ये आर्टिकल आया है इसको पढ़ते हैं। सो फर्स्टली इसमें क्या लिखे आ रहा है, ये रेड डिसूजा एक नाम है जो कि एक प्रॉपर नाम नहीं है, ये एक चेंज्ड नाम है। प्रॉपर नाम कोई भी हो, सब उसको लेना कुछ नहीं देना, मार्कस भी मान सकते, कोई भी नाम ले ले, मार्कस लेके चलते हैं। मार्कस ने क्या है, अडानी टोटल गैस एक शेयर है जिसमें उन्होंने 2021 में 913 के रुपए पे 913 रुपये पे उन्होंने उसमें, अब जब वो अपने 20s में तब उन्होंने उसको बाई किया था, और आने वाले कुछ सालों में जैसे 2023 में वो 4000 के आसपास चल रहा था। ओके, उसके बाद लास्ट 4 हफ्तों में आपने देखा ही है कि अडानी टोटल गैस में लगातार सर्किट लगते जा रहे हैं, और उनकी आंखों के सामने पूरा पैसा उनका जीरो हो गया है। जीरो इन द सेंस जो उनका जो प्रॉफिट था वो उनका पूरा प्रॉफिट लॉस में चेंज हो गया। ओके, लेकिन द अडानी स्टॉक इज़ फॉलिंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज बट आई कुडंट एग्जिट, बट वो एग्जिट नहीं कर पा रहे। इन द मोस्ट ऑफ द केसेस अडानी स्टॉक्स ने, अडानी के टोटल गैस ने ज़्यादातर सर्किट खोला नहीं है, लगातार लोअर सर्किट पे काम कर रहा है, और अब जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी रेड हो चुकी है, मतलब 900 के आसपास आ गया स्टॉक, 913 के आसपास है, उससे भी नीचे चल रहा है। तो इसलिए उनकी जो इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी रेड हो चुकी है। सो नाउ क्या वो नाउ ही सेइंग के वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं, बिकॉज उनको भरोसा है कि ये मतलब ऊपर जाएगा इन आने वाले समय में। ओके, तो ये तो उनका माइंडसेट है कि आने वाले समय में, अब जैसे कि उनका जो प्रॉफिट था वो तो जा चुका है, तो अब वो कह रहे हैं जब मेरा पूरा प्रॉफिट जा ही चुका है तो अब मेरे को इससे हटाने से क्या फ़ायदा है, मैं हो सकता है कि आगे चल के ये फिर से वहाँ पे पहुँच जाए या उससे ऊपर ही पहुँच जाए। तो ये पहला माइंडसेट है। इसके अलावा भी ओनली ये नहीं है, एक और है, उनका क्या माइंडसेट है वो भी बताता हूँ। एक और आदमी है, उन्होंने क्या है, अडानी ग्रुप में वो इन्वेस्टेड है। अडानी ग्रुप के शेयर में अडानी एंटरप्राइजेज ने लो लगाया था अपना 1017 का, 1017 का लो लगाया था, 3400 के लेवल से सीधे 1017 का लो लगाया था। उसके बाद क्या किया था उस कंपनी ने उसके बाद पार्शियल रिकवरी दी थी। आप लोगों ने देखा होगा 1017 से लगातार कंपनी सीधे 1900 2000 तक गई थी। उसके बाद क्या, रिटेलर यहाँ पे फंस जाता है। जब 1000 से कंपनी 2000 गई तो उसको लगा वाह, प्राइस डबल्ड हो गया विद इन 5 डेज, मतलब द स्टॉक प्राइस डबल्ड इन द स्पैन ऑफ 5 डेज, वेयर द अदर स्टॉक कैन ऑफर दिस काइंड ऑफ रिटर्न। अब वो सोचते हैं अगर अडानी एंटरप्राइजेज ने किया तो और भी स्टॉक कर सकते हैं, तो ही टू वांट्स टू होल्ड द स्टॉक एंड इवन प्लान्स टू एवरेज डाउन इट फॉल्स फर्दर। तो उनका दूसरे जो इन्वेस्टर, उनका ये कहना है कि हो सकता है दूसरे वाले स्टॉक्स भी अच्छा करें, या फिर ऐसा ही जैसे रिटर्न इसने दिए वैसे भी दें, लेकिन तो वो कह रहे हैं या तो मैं इसको अभी एवरेज डाउन भी कर सकता हूँ आने वाले समय में। तो आप लोग इन दोनों लोगों को समझ के क्या समझ रहे हो कि हाउ डू यू लुक एट दीज टू इन्वेस्टर्स। यू कैन कॉल देम स्मार्ट, आप उनको स्मार्ट कह सकते हो, ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हो, आशावादी कह सकते हो, या फिर रिस्क टेकर्स कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। बट डू दीज स्ट्रेटजीज ऑफ एवरेजिंग एंड टाइमिंग द मार्केट इवन मोमेंटम इन्वेस्टिंग वर्क, क्या ये स्ट्रेटजीज कभी काम करती हैं? देखो, किसी किसी के लिए करती हैं बट किसी किसी के लिए नहीं करती हैं। अब किसके लिए करती हैं किसके लिए नहीं करती वो भी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आंसर नो है कि ये स्ट्रेटजी एक रिटेल वाले के लिए काम नहीं करेंगे, बिकॉज अब वो एवरेज करने जाएगा तो वो क्या सोच रहा है कि ये स्टॉक अभी 4000 पे जाएगा क्या, अडानी एंटरप्राइजेस?
अब जाएगा कि नहीं पता, लेकिन ये स्ट्रेटजी मोस्ट प्रॉब्ली इसके लिए वर्क नहीं करेंगे, बिकॉज जाएगा भी तो वो अपनी रिटेल पे कट करेगा। ओके, अपनी रेट पे, जैसे मान लो 3,000 पे लिया तो 3,000 पे कट के निकल जाएगा, वो उससे प्रॉफिट कुछ भी नहीं लेने वाला। और इस स्पैन में हो सकता है 5 साल लग जाएँ, 8 साल लग जाएँ, 10 साल लग जाएँ, या कभी भी नहीं जाए। तो ये भी हो सकता है कि कभी भी नहीं जाए। तो दे आर इन्वेस्टिंग इन द करेंट फेड एंड इवेंचुअली एंड अप लूजिंग ड्यू टू बिहेवियरल बायस कॉल्ड संक कॉस्ट फैलेसी। अब जो संक कॉस्ट फैलेसी क्या होती है, ये एक टर्म होती है। देखो, संक कॉस्ट फैलेसी मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या होती है, जैसे मान लो आपने किसी मूवी का टिकट लिया, ठीक है, लेकिन अब आप उसमें गए हो अंदर और आपको पता है ये मूवी अच्छी नहीं है, बोरिंग मूवी है। ओके, तो ये मूवी बोरिंग है, लेकिन फिर भी आप उसको देख रहे हैं बिकॉज आपने उसका टिकट का प्राइस दे दिया है। तो आपको क्या है, मन में बैठ गया, पैसे तो दे ही चुके हैं, अब तो भाई देख ही लो। मतलब जैसे होता नहीं है कि अब जेपी का किसी ने लिया होगा 100 पर, जेपी एसियट अगर किसी ने 100 पर लिया है, तो उसने कहा यार 8 रुपये पे तो आ ही गया है, अब क्या हो जाएगा, 1 रुपये का लो भी लगा लिया है, तब क्या ऐसा क्या ही हो जाएगा, तो अब रख ही लो। तो अब वो ये नहीं समझ रहा कि अगर उसको मौका मिलता है 20 से 25 रुपये पे, मान लो 1,00,000 रुपये लगाया, उसको 25 पे निकलने का मौका लग रहा था, तो उसने नहीं निकला, कि वहाँ से 25,000 बच सकते थे उसके। 25,000 अगर वो किसी और स्टॉक में लगाता तो उसका टाइम भी बचता, हो सकता है 10-10% करके वो वहाँ से रिटर्न भी जनरेट करता। अब इवेंचुअली अगर 10 साल बाद 100 रुपये पर उसको वहाँ पर मिल भी जाता है जेपी एसोसिएट, तो क्या वो उससे कमा पाएगा? वो 100 रुपये पर ही निकलने का प्रयास करेगा आफ्टर 10 to 12 ईयर्स। तो ये उसको कुछ नहीं देने वाली ये माइंडसेट। तो रिटेल का ये माइंडसेट जनरली रहता है। वन हैज़ ऑलरेडी सफर्स लॉसेस, मतलब एक जो उसमें पहले से ही लॉस में है। द अदर इज टेकिंग हायर रिस्क विल एंड अप लूजिंग मोर। अब दूसरा और भी ज़्यादा खराब, वो सोच रहा है मैं एवरेज करूँगा, मतलब पहले 1,00,000 लगाता तो वो कह रहा 20,000 और एवरेज करूँगा, तो 1,20,000 उसके रिस्क में आ गए। फिर उसने कहा और थोड़ा नीचे आया तो 20,000 और एवरेज करूँगा, तो मतलब 1,40,000 उसके रिस्क में आ गए। इसका मतलब पहले तो 1,00,000 ही रिस्क में था, अब उसने 40,000 और पुट डाउन कर दिए, वो भी रिस्क पे आ गए। तो इवेंचुअली बोथ विल ट्राई टू एवरेज आउट। दिस इज ए स्ट्रेटजी ऑफ डिजास्टर। तो ये डिजास्टर होता है, ये मार्केट में हमेशा मोस्टली जो रिटेल पार्टिसिपेशन होता है वो इसीलिए परेशान रहता है, वो क्योंकि जहाँ पे बिग मनी या इंस्टीट्यूशनल मनी निकलने का सोचती हैं, वहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि मैं एवरेज कर लूँगा, मैं स्मार्ट बन जाऊँगा और मैं पैसे बचा लूँगा अपने। या तो समय इज़ द ऑल्सो, मतलब मनी है, समय भी तो एक पैसा ही है, वो भी तो आपका जा रहा है मार्केट में। किसी का 10 साल में कितने गुना हो रहा है। आपने 10 साल में अगर कॉस्ट पे निकले तो आपने बहुत, इससे अच्छा तो आप एफडी कर देते, आपको जनरली लगाता 7-7% के रिटर्न तो मिलते। यहाँ तो आपने वो भी नहीं लिया और रिस्क में भी थे, और 10 साल आपको नींद नहीं आई होगी, वो अलग। तो इसलिए ये एक चीज़ होती है जो मार्केट में दिक्कत देती है। अभी मैं आपको, पहले मैं अडानी का नहीं बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा आपको येस बैंक का एग्जांपल नाउ, उसके बाद जेपी एसोसिएट का बताऊंगा, और उनमें शेयर होल्डिंग का पैटर्न भी बताने वाला हूँ। ओके, सो चलिए देखते हैं, पहले जेपी शेयर बैंक येस बैंक को देखते हैं। ओके, सो ये अपना येस बैंक का चार्ट है, दिख रहा है आप लोगों को? ओके, सो येस बैंक का हाई लगा था 404 रुपये का। कब लगा था? ऑलमोस्ट ये डेट निकल के आ रही है उनमें 20 अगस्त के आसपास। ओके, सो 20 अगस्त को येस बैंक ने अपना हाई लगाया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक सारी चीज़ें येस बैंक की बहुत ही अच्छी चल रही थी। ऑलमोस्ट ये समय था अपना 2018 के आसपास। 2014 से 2019 तक द येस बैंक वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक एंड इट्स लोन बुक वाज अप बाय 334%। मतलब इसकी जो लोन बुक भी थी 334% से अप थी, और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक बन चुका था उस प्रकार उस समय तक। इसके बाद फिर इसके ऊपर कुछ डेट वेट का सिस्टम शुरू हुआ, इसके कुछ बैड डेट मिले, उसके बारे में फिर बातें हुई, फिर इसमें चीज़ें शुरू हुई, ख़राब चीज़ें हो रही शुरू हुई। उसके बाद अपन उसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ पर अपन डिस्कस ये कर रहे हैं कि इसमें यहाँ तक सारी चीज़ें सही चल रही थी, सब परफेक्ट था यहाँ तक। ओके, उसके बाद जैसे इसमें ख़राब न्यूज़ शुरू हुई, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये इसने फिर गिरना शुरू किया। ओके, इस यहाँ पे अगर उस टाइम कोई होता तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, उसमें अगर कोई मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहा था तो उसको यहाँ पे निकलना चाहिए था, उसके बाद ठीक है। लेकिन ये स्टॉक लगातार गिरा और इसने अपना लो लगाया ऑलमोस्ट 146.75 का, जो कि लगाया इसने ऑलमोस्ट 26 नवंबर 2018 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने में ये स्टॉक कितना गिरा? ऑलमोस्ट गिर गया, ऑलमोस्ट 50% के आसपास गिर गया ये। ओके, तो और उससे ज़्यादा ही गिरा। यहाँ तक तो बहुत लोग रखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तक इसके बाद इसने जो रिकवरी दी है, दिस इज़ द बैड ट्रैप फॉर रिटेल। बिकॉज क्या होता है, जब आप यहाँ तक आए ना मार्केट, तो इसके बाद इसने रिकवरी कितनी साफ दी है, वो भी कहाँ तक दी है? 286 तक। 286 तक इसने रिकवरी दी है। यहाँ पे सिर्फ ये लोग यहाँ पे नहीं फंसे, यहाँ पे बहुत लोग न्यू बायर जुड़े हैं, यहाँ पे बहुत लोग न्यू बाइंग जुड़ी है, यहाँ पे बहुत लोग न्यू बायर जुड़े हैं, और यहाँ पे बहुत लोग न्यू बायर जुड़े। ओके, सो
सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं थी, सिर्फ ये जो बाउंस था ना, ये जो डिप के बाद ये बाउंस था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। और इसके बाद जो बाउंस आता है वो कभी भी आपको इसका हाई तोड़ेगा नहीं, और हमेशा सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग यही होती है। बिकॉज सबको लगता है अरे यार 400 से 150 आया और 150 से 300 पहुंच गया स्टॉक, मतलब 400 तो 100 ही रुपये दूर है। जब 150 चल सकता है तो 400 भी आ जाएगा, 100 रुपये ही तो दूर है। तो सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग इस पॉइंट में होती है। जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस में क्या हुआ, 4000 था स्टॉक, 1000 पे आया, 1000 से 2000 गया। 1000 से 2000 के बीच में जितनी ट्रैपिंग हो सकती है उतनी कहीं नहीं होती। बिकॉज आदमी को सबसे पहले तो ये लगता है चलो यार अब तो इतना आ गया, इसका मतलब 2000 5 दिन में आ गया, तो हो सकता है 3-4 साल में आ ही जाएगा, तो आदमी फिर एवरेज करना शुरू करता है। लेकिन इसके बाद आप देख रहे हो इस स्टॉक ने कभी अपना हाई देखा ही नहीं है। उसके बाद तो फिर ये लगातार नीचे गया है, और ऑलमोस्ट अप्रैल 2019 के बाद, ऑलमोस्ट टिल अप्रैल 2019 को उसने यहाँ पे 286 का हाई लगाया। उसके बाद धीरे धीरे करता हुआ पेनी बन चुका है, और अभी तो फिर ये फ्लैट बेस के पैटर्न में चल रहा है। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि छोटे मोटे बाउंस आते हैं, यहाँ पे भी एक बाउंस आया जो कि 41 से लेके 84 तक गया। ये भी किसी ने कैच किया होगा, लेकिन जो स्मार्ट मनी होगा, जो स्मार्ट लोग होंगे, वो यहाँ पे बाई करेंगे और निकल भी जाएंगे। मतलब उनको नहीं मतलब कि हमें डबल करना है, उनने अरे स्विंग ट्रेडिंग क्या है, 15-20% मिला, खेल खत्म। लेकिन जो रिटेल है उसका पैसा फंसा है ऊपर पे, किसी ने यहाँ पे लिया है, वहाँ पे ही फंसा है। और कोई लोग बहुत सारे फंसते रहते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई फंसा नहीं होगा। अभी जब मार्केट ये ऊपर गया तो हो सकता है बहुत लोग यहाँ जो कैंडल ही बता देते। आपको ये कैंडल अगर देखने जाओगे आपको क्या लग रहा है, ये कैंडल कैसी है, यहाँ पे बहुत लोगों ने माल लिया है, यहाँ पे फंस गया है फिर से, और फिर से ये स्टॉक नीचे आ रहा है। मतलब अगर आप लोग देखने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देखने जाओ तो इस कैंडल का 24 है, अभी ये 16 पे आ गया। तो आप लोग समझ रहे हो, फिर से ये ऑलमोस्ट 25% के आसपास नीचे है, 25-30% के आसपास। तो आप लोग किसी रिलायंस में अगर इन्वेस्ट करते हो तो 5% अगर नीचे आ जाता तो अपन को लगता है कितना नीचे आ गया। तो आप लोग सोच रहे हो ये सिर्फ ट्रैपिंग होती है। कभी भी अच्छा होगा, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन 1-2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 1 साल के रिजल्ट अच्छे आने दो, आप उनको दिखेगा, सारी चीज़ें दिखेंगी सामने। कंपनी अपने हाइस को तोड़ के सस्टेन करेगी। ये 32-33 या फिर ये जो बड़ी बड़ी बिके बननी है, इनके ऊपर सस्टेन करने तो कंपनी समझ में आ जाएगी। ये जो मान लो ये जैसे वीकली बेसिस का चार्ट है, तो कभी भी कंपनी अगर 40-50 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगी, देन फिर सोच सकते कुछ तो स्ट्रेंथ है। बिकॉज ये हाई ऐसे नहीं बने, यहाँ पे किसी बहुत बड़े बड़े लोगों का यहाँ पे माल पेंडिंग डला हुआ है। तो जब भी यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेंगे तब अपन को समझ में आएगा कि हाँ कुछ तो चल रहा है कंपनी में अच्छा। फिर अपन फाइनेंशियल पढ़ सकते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, उसमें समझ में आ सकती है चीज़ें। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रैपिंग कब हुई, यहाँ पे जब उसने सेकंड बाउंस दिया। तो सेकंड बाउंस इज द मोस्ट ट्रैपिंग बाउंस। सो दिस इज द चार्ट ऑफ JPSET। ये भी अपना ऑल टाइम हाई इसने लगाया ऑलमोस्ट 400 के आसपास, एंड देन फिर से नीचे आया, धीरे धीरे करके नीचे आया स्टॉक। और जो इसने लो लगाया वो लगाया अपना 126 के आसपास। ओके, 126 के आसपास से लो लगा के फिर इसने रिकवरी दी ऑलमोस्ट 200 के आसपास की। सो 200 के आसपास की जो रिकवरी थी, इसमें बहुत लोग ट्रैप हुए। और यहाँ पे फिर जब ये नीचे जाने लगा, देन फिर एवरेजिंग शुरू हुई, क्योंकि आदमी को लग गया अरे यार 126 से 200 चला गया, तो फिर से नीचे से रिकवरी आई। लेकिन रिकवरी फिर से आई, देखो आप लोग देखो, रिकवरी आती है हमेशा। ये रिकवरी आई यहाँ से ऑलमोस्ट 120 या ऑलमोस्ट फिर से देख लेते हैं 80 से लेके 136 तक की रिकवरी आई। ऑलमोस्ट 50-60% की फिर से रिकवरी आई। लेकिन ये रिकवरी क्या इसके हाई को कभी इसने क्रॉस किया नहीं किया। तो ऑलमोस्ट फिर ये रिकवरी आई, फिर फेडअप हो गई धीरे धीरे, फिर और नीचे आया। हमेशा लोज के जो एरिया में वो बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हो 36 पे आ गया स्टॉक फिर से। तो क्या समझ में आया कि लोज तो धीरे धीरे नीचे की तरफ डीपर होते जा रहा है और हाइज कभी कट नहीं रहा है। उसके बाद फिर कंपनी धीरे 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 पेनी स्टॉक बनती गई। और शायद इसने ऑलमोस्ट जो लो लगाया है वो लगाया है इसने 30 मार्च 2020 के आसपास इसने ₹1 का लो लगाया। आप समझ लो 400 का स्टॉक ₹1 तक भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कंपनी ₹10, ₹20, ₹50 से नीचे, यदि कंपनी ख़त्म हो जाती है स्टॉक मार्केट से ख़त्म। इसलिए तो कभी भी अपना स्टॉप लॉस आता है। अगर आप इसको यहाँ से कोई गौर से देखेगा तो अब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को कुछ, लेकिन अगर इसका देखने जाएंगे तो यहाँ पे अगर रिकवरी कोई रखा था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो अपन को वैल्यू बाइंग आनी चाहिए, यहाँ पे बाई करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब भी किसी ने बाई किया होगा, मान लो यहाँ पे बाई, मोस्टली बाई यहाँ पे बनती, तो यहाँ पे उसको एग्जिट करने का मौका भी मिला है। क्योंकि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज़ हुआ था JPSET में और 180 के आसपास। तो यहाँ पे एक एंट्री बनती है, और किसी ने ली होगी तो पहले तो उसको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। ओके, अगर नहीं भी किया तो रिटर्न आया तो उसको एग्जिट भी मिली है इस लेवल पे। तो हमेशा एंट्री अपनी परफेक्ट होनी चाहिए, जहाँ पे कुछ बायर्स या सेलर्स का कुछ लड़ाई हुई हो वहाँ पे उनकी, बिकॉज जहाँ पे लड़ाई हुई है वहाँ पे रुकना पड़ेगा उसको। या फिर जैसे अभी अडानी पावर था तो 150 के आसपास रुका था, पहले ही बोला था कि 150 के आसपास रुकेगा, वहाँ से इसने अपर सर्किट भी लगाया। अगर वहाँ पे किसी ने बाइंग की थी तो उसको एटलीस्ट
कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकलने का मौका मिला हुआ, बिकॉज आदमी एग्जिट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिट करता? जब 50 to 100% के रिटर्न मिल रहे हैं फिर भी एग्जिट नहीं कर रहा। लालच भाई, लालच कभी। वॉरेन बफेट तक भी अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो बुक करते हैं। आदमी एग्जांपल दे देता है, अरे भाई वो तो करते नहीं है, वो तो ये नहीं करते। तो ये जो होता है, मैं आपको समझाता हूँ। आदमी क्या एग्जांपल देता है वॉरेन बफेट और उनका वो सिगार बट वाली स्टाइल का। भाई वॉरेन बफेट और उनका आज की डेट में वॉरेन बफेट किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं आप लोगों को पता है? एप्पल जैसे स्टॉक में, अवेंजर्स जैसे स्टॉक में, बिकॉज उनको भी फंडामेंटल्स चाहिए। आपने जब उन्होंने किसी कंपनी को 20 रुपये में लिया था, क्या आपने उन जितने फंडामेंटल्स पढ़े थे? वो सालों लगाते हैं किसी कंपनी को पढ़ने में, किसी कंपनी को समझने में, देन वो जाते हैं टेक्निकल पे नहीं जाते, वो फंडामेंटल्स पे जाते हैं। और जब उनके टारगेट आते हैं तो टारगेट पे प्रॉफिट भी बुक करते हैं। आप लोगों को प्रॉफिट भी बुक नहीं करना है, अपन लोगों को प्रॉफिट भी बुक नहीं करना है। अपन लोगों को लगता है अरे भाई ये 1000% देगी, अरे देगी भाई देगी, लेकिन या तो आप ये समझ लो कि जैसे आपके पास रुपये 1 लाख है, तो आपने अगर उसमें लगाए 5,000 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सोच लोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, देगा तो देगा, नहीं देगा तो चले भी जाएंगे कोई। लेकिन आपके पास रुपये 1 लाख है और आपने लगाए उसमें 70,000 80,000 है, देन आपको प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। ओके, तो ये सारे चीज़ें होती हैं जो आप लोग जो एग्जांपल देते हो ना, कि जैसे बफेट वाले स्टाइल उनके, वो भी आज की डेट में वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं कि पहले तो स्टॉक्स को ऐसी जगह पे खरीदते हैं जहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा उसको। उसके बाद भी उनकी फंडामेंटल एनालिसिस ऐसी होती है, अगर वो अडानी पावर को लेते भी तो वो आज नहीं लेते, वो 30 40 50 के रुपये पे लेते उसको। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने लिया नहीं है, एक बात बता रहा हूँ मैं। अगर उनमें कुछ लगता तो उनको वो लेते, ऐसा नहीं है कि 300 पे जाके ले रहे हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो आप बात को? मैं आपको इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाता हूँ, किस तरीके से रिटेल का पार्टिसिपेशन है इनमें। ओके, सो दिस इज़ द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ जेपी एसोसिएट। तो आप लोग देखने जाओगे ऑलमोस्ट 31 दिसंबर 2022 से लेके और 31 मार्च 2022 में, मार्च जून सितंबर आज की डेट में प्रमोटर के पास 38% स्टेक है इसका। उसके अलावा FII इसका सिर्फ 1% स्टेक है इसमें, और DIS का ही 1%। वहीं अगर आप रिटेल होल्डिंग देखने जाओ तो 60% के आसपास की रिटेल होल्डिंग है इसमें अभी भी। समझ रहे हो? जेपी एसोसिएट में 60% रिटेल की होल्डिंग अभी भी पेंडिंग डली हुई है, जबकि आपको देखने जा रहे हो FIIs कहीं नहीं है ना DIIs कहीं है, और रिटेल 60%। पता नहीं इनको क्या दिख रहा है जो FIIs को नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात ये है समझने की। इसके अलावा देखने जाते हैं येस बैंक को। सो येस बैंक को भी देख लेते हैं। सो येस बैंक प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है, प्रमोटर है ही नहीं है। FIIs के पास ऑलमोस्ट 23% माल है, जो कि अब बढ़ा है, अभी बढ़ा है 14% से बढ़ता हुआ 23% पे आया है। DIIs कुछ नहीं है, 5% के आसपास है ही नहीं है। वहीं अब रिटेल की होल्डिंग देख लो 71% से भी ऊपर, मतलब 71% से ज़्यादा रिटेल बैठा हुआ है। प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं, FIIs लेने को राजी नहीं है, और DIIs के पास माल नहीं है, लेकिन रिटेल कह रहा है मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है इसको। पता नहीं क्या उनको दिख रहा है इसमें। तो आप लोग समझ रहे हो, थिंकिंग समझ रहे हो ना आप लोग, कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि 71% का रिटेल की होल्डिंग और कहीं कोई ले ही नहीं रहा है स्टॉक को। ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर रिटेल्स डिड मिस्टेक्स। ओके, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे देता हूँ जिन्होंने एवरेजिंग करी है। ऐसा नहीं एवरेजिंग काम नहीं करती, एवरेजिंग काम करती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग कुछ लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे मोनीस पावराई करके एक इन्वेस्टर्स हैं जो हमेशा लो प्राइस स्टॉक उठाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो लो प्राइस स्टॉक होते हैं वो उठाते हैं। लेकिन कब उठाते हैं? आफ्टर स्टडिंग देम फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स। आफ्टर मतलब कुछ बहुत सारे महीने लगते हैं उनको स्टडी करने में स्टॉक के फंडामेंटल, उसके बाद कुछ उनको समझ में आता है, फिर इतने नीचे उठाते हैं, समझ में आती चीज़ें किस तरीके से करना है, उनका भी एक पैटर्न होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आंख बंद की अरे बहुत नीचे आ गया ले लो, सालों की स्टडी लगती है। विजय केडिया भी कहते हैं कि मेरे पास क्या करे जाए, मैं जब भी स्टॉक में डालता हूँ तो बहुत अच्छे से डालता हूँ, लेकिन कब डालता हूँ? जब स्टॉक एक बार पूरा साइकिल कर लेता है। जैसे 100 का स्टॉक 500 होके आ गया, 500 से फिर 150 200 पे चल रहा है, फंडामेंटल वहीं पे वहीं है, टेक्निकल एनालिसिस ख़राब हुई है, टेक्निकल की वजह से स्टॉक गिर रहा है, देन उनको समझ में आता है कि यहाँ पे फिर उनकी एनालिसिस रहती है, सारी चीज़ें रहती हैं, देन फिर वो इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कभी भी कर देते। ओके, अब आपको बताता हूँ द प्राइस की वैल्यू क्या होती है। ओके, सो प्राइस की वैल्यू जैसे एक भाव भगवान करके एक है, इन्होंने बताया है। भाव भगवान सिर्फ इज द जनरल फिलोसफी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड शेयर दैट करेक्टली शार्प एंड ऑफन सीम्स अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर। जो स्टॉक करेक्टली साफ होते हैं, मतलब करेक्टली गिरते हैं, मतलब जिनमें एकदम से सेल ऑफ आ जाता है, जैसे अडानी में आ रहा है, तो वो हमेशा क्या है, इन्वेस्टर्स को अच्छे लगने लगते हैं। ओके, विच करेक्टली स्टीप्ड इन ए शॉर्ट स्पैन ड्यू टू कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इशूज कमिंग इन ए लाइट ड्यू टू हाई डेट बर्डन। लेकिन स्टॉक्स रिकवर करते हैं, लेकिन जो स्टॉक कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू की वजह से कमिंग टू लाइट
लाइट और ड्यू टू हाई डेट बर्डन, जिनके पास हाई डेट होता है, जो गवर्नेंस इशू के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू की वजह से गिरते हैं, हैव मोस्टली नेवर बीन एबल टू रिकवर, मतलब वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाते। इनका कहना ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका कहना है हैव मोस्टली नेवर बीन एबल टू रिकवर। कुड अडानी ग्रुप ज्वाइन दिस लिस्ट ऑफ स्टॉक दैट्स बिकम वेल्थ डिस्ट्रॉयर, कि अडानी ग्रुप भी ऐसी ऐसी स्टॉक की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पूरी की पूरी वेल्थ गवा दी लोगों की। बिकॉज एक रीज़न होता है, फंडामेंटल्स के 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट ख़राब, जैसे डिविस लैब है उसके अभी रिजल्ट ख़राब आए हैं तो वो गिर रहा है, लेकिन क्या उसके में कोई वैसा इशू है जैसे कंपनी में, ऐसे अडानी में चल रहा है कि उस पर डेट बहुत बढ़ रहा है, उसकी दिक्कतें बहुत बढ़ रही है, वो काम नहीं कर पा रहा, कुछ भी ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत बहुत है कि डेट दिक्कत दे रहा है, गवर्नेंस इशू की दिक्कत दे रहा है। क्या आपको लगता है ऐसे स्टॉक में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन पैसा डालने वाला है? अगर आपको लगता है तो आप ले लो, क्योंकि आप तो इसको 1500 से 2000 ले जाने वाले हो नहीं। कोई जब तक बड़ा मोटा पैसा नहीं डालने वाला है देन वो चल सकता है, लेकिन आपको लगता है इन सारे सिनेरियो में कोई बड़ा पैसा डालने वाला है उसमें? सारे लोग ये कह रहे हैं ना बड़े बड़े, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पैसा ही नहीं चाहिए। ट्रेडिंग करना अलग चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट करना अलग चीज़ होती है। ट्रेडिंग तो रोज़ करते हैं, आगे डेली ट्रेडिंग कर लो ना अडानी में, क्या दिक्कत है? क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 4 रुपये का है, टारगेट आपके 8 रुपये के, 10 रुपये के। या तो आप जाओगे तुरंत पता पड़ जाएगा आधा घंटे में, या तो स्टॉप लॉस जाने वाला है या टारगेट आने वाले। ओके, सो ये एक पॉइंट था जो मेरे को बताया कि जो गवर्नेंस इशू की वजह से स्टॉक गिरते हैं उनमें रिकवरी काफ़ी लेट या कभी भी नहीं आती। ओके, अब ये है क्रांति बातिनी करके, जो वेल्थ में सिक्योरिटीज़ की हेड हैं। ये कहती हैं कि ये भी वही बात कह रही हैं कि अडानी में विल बिकम क्लियर वंस जब इसकी जो नेक्स्ट होल्डिंग की डिटेल आएगी तब पता लगेगा कि किस किस की होल्डिंग इसमें से कम हुई है, किस किस ने गवाया है। लेकिन तब तक काफ़ी लेट होता है और तब तक बहुत ज़्यादा रिटेल का पार्टिसिपेशन हो जाता है। ओके, इसके अलावा जो रोहन मेहता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड फंड मैनेजर ऑफ टाइटल वेल्थ मैनेजर, ये भी कहते हैं दैट अगर स्टॉक्स जो निफ्टी 50 में स्टॉक्स थे जो 2007 के आसपास थे, 2007 से 2021 के आसपास, अगर उनमें से बहुत सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 ने हटाए, अगर वो नहीं हटाते तो निफ्टी 50 वाज स्टिल इन रेंज ऑफ 6000 से लेकर 7000, 6000 से लेकर 7000 की रेंज में अभी भी होता निफ्टी। अगर जो स्टॉक्स उसमें तब थे जो अगर आज भी निफ्टी 50 में होते, तो जब निफ्टी 50 भी अपने, अगर ऐसा तो नहीं वो भी हमेशा सही होती है, उनके स्टॉक्स भी गलत पड़ते हैं ना, तो वो अपने स्टॉक हटा देते हैं। अब तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर निफ्टी 50 में वो कंपनी अभी भी होती हैं तो वो कंपनी ऑलमोस्ट अभी निफ्टी कहाँ पे होता है, 6000-7000 के बीच। वो आपकी कंपनी में नाम बताता हूँ। कंपनी का नाम है जेपी एसोसिएट, डीएलएफ, एनएमडीसी, आइडिया सेल्युलर, पंजाब नेशनल बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, येस बैंक, जेट एयरवेज, महानगर टेलीफोन निगम, सत्यम कंप्यूटर सर्विस, सुजलॉन एनर्जी, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, यूनिटेक। ऐसी कंपनियां हैं जो किसी टाइम पे लोगों के लिए ब्लू चिप स्टॉक हुआ करते थे। ओके, अगर ये कंपनी आज भी होती ना वहाँ पे, तो निफ्टी कहाँ पे होता, 6000-7000 की रेंज में। तो निफ्टी ने भी अपनी गलती स्वीकार की, उनको हटाया निफ्टी 50 से और अपने जो उस टाइम अच्छे स्टॉक लगे उनको डाला। तो अपन लोगों को भी यही करना होता है। ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक में आपको सही होना ज़रूरी है। आपको जो मिल रहा है उसको लोग गलत हो तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ओके, बॉटम लाइन ये है कि हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है कि जो कंपनी ने सडन प्राइस क्रैश देखा है बिकॉज ऑफ द डेट और ये फंडामेंटल की वजह से, और जो गवर्नमेंट इशूज़ हो रहे हैं इनकी वजह से, जिसमें बड़ा क्रैश आया है, तो उन्होंने कभी भी अपने दोबारा हाई देखे नहीं है, और जिन्होंने देखे हैं वो बहुत ही कम है और काफ़ी लंबा टाइम स्पेन लगता है उनको। सो ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है ऐसे टाइम पे। फंस जाते हैं रिटेलर्स या फिर जैसे अपन जैसे लोग सिंपल सादे जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा बाउंस आ रहा है तो दिस बाउंसेस आगे भी आते रहेंगे, ऐसे बाउंस धीरे धीरे करके, और स्टॉक्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। आपको एक बार अडानी का चार्ट भी दिखा देता हूँ। आप लोग अडानी का चार्ट देखो। मैंने तो उसको ऑलमोस्ट 3700 से 3800 के आसपास से सेलिंग का भी बोल रहा था, तो चलो वो छोड़ो, वो बात की बात है। लेकिन देखो ये गिरा लगातार, फिर इसमें ये बाउंस आया, ये गिरा लगातार, फिर ये बाउंस आया। ओके, और ये बाउंस कहाँ तक गया, 2200 के आसपास। ओके, सो अब जब ये 2200 के आसपास के ऊपर क्रॉस करेगा तब इसको देखने लायक है इसमें कितनी दम है। अगर ये 2200 को क्रॉस नहीं करता तो इसको छोड़ना है हमेशा, इसको पकड़ना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है। 2200 को कभी क्रॉस करके सस्टेन करेगा एक आध वीक, तब इसको सोचेंगे कि भाई हाँ इसमें कुछ जान बची है, अदरवाइज़ इसमें कुछ भी नहीं है।
अब जब भी जाएगा तब ये नेक्स्ट, अब कभी हो सकता है फिर से बाउंस आ जाए, आएगा बाउंस। अब ये बाउंस कहाँ तक आया मैं आपको बताता हूँ। अब ये बाउंस आएगा 1800 तक, मोस्टली इसका बाउंस जो आएगा वो 1800 तक आएगा, और 1800 से फिर ये रिवर्स हो जाएगा 1800, मान लो 1900, 2000 तक। लेकिन ये इसके आगे क्रॉस नहीं करेगा, अगर करेगा देन इसमें कुछ हो रहा है, मतलब इसमें कुछ भी है अभी। लेकिन मोस्टली बाउंस कहाँ से आएगा, मोस्टली बाउंस आएगा इसमें 1800 से लेकर 2000 तक, उसके बाद से फिर से ये रिवर्स हो जाएगा। एंड देन फिर से जब रिवर्स होगा ना, तब ये अपना लो तोड़ेगा। हो सकता है अभी तोड़ दे इस बार में, लेकिन जब भी ये तोड़ेगा तो नेक्स्ट टाइम में ये डीप गहरा होना चाहिए जो लॉस, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री ऐसी बनती है। यस बैंक में जब उसने हाई लगाया तो पहले वाले के हाई को नहीं काटा, पहले वाले हाई को नहीं काटा, लेकिन जब लो काटा तो उसने पहले वाले लो को काट दिया। जेपी स्टेट में क्या हुआ, लो अपना बढ़ता जा रहा था नीचे, लेकिन हाई अपना कम होता जा रहा था। इस तरीके से इसमें हो रहा है। अगर ये जाएगा ऊपर जा सकता है, लेकिन अब जो 2200 के आसपास का इसने जो अभी हाई लगाया था पहली रिकवरी में, ये नहीं कटेगा। ये ऑलमोस्ट अब जाएगा 1800 से लेके ऑलमोस्ट 2000 तक, वहाँ से फिर से रिवर्स हो जाएगा। और फिर से जब ये रिवर्स होगा तब अब इसका जो बेस प्राइस बन जाएगा ऑलमोस्ट 800 2000 के आसपास। यहाँ पर हो सकता है समय बताए कुछ भी करे, और फिर आने वाले समय में धीरे 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 पेनी स्टॉक्स की राह पे भी जा सकता है अगर चीज़ें सही नहीं हुई तो। कुछ भरोसा नहीं होता कि चीज़ें कहाँ पे जा सकती हैं, इसलिए अपने अगर टारगेट आ रहे हैं या अपने प्रॉफिट्स चल रहे हैं, अगर आपने स्विंग के पर्पज से लिया है तो 10 to 12%, 15%, 20%, उसके बाद ट्रेल कर लो ना, कॉस्ट पे ट्रेल कर लो, 5% पे ट्रेल कर लो। 20% कोई स्टॉक आपके रेट से चल गया, 5% ट्रेल का, तो 5% तो मैं लेके जाऊँगा, और 5% नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊँ। भाई साहब इतने सारे स्टॉक हैं, रोज़ कोई ना कोई 8 से 10% चल रहा है। आप लोगों को मेहनत करनी है, आप लोगों को ढूंढना है कि हाँ चीज़ें तो हैं, आप लोगों को ही तो ढूंढना है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सारी चीज़ें चलती हैं मार्केट में। थोड़ा रिटेल का पार्टिसिपेशन इस वजह से ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ों में क्या है, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और मार्केट को इमोशनल चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर इमोशनल चीज़ों से लेना देना होता तो उसको भी लग जाता है यार, अडानी टोटल गैस के इतने सर्किट लग रहे हैं, खोल दो। इमोशनली खोले तो नहीं ना उसने, उसको नहीं लग रहा कुछ सही तो नहीं खोले। अडानी चल रहा है, लोअर सर्किट पर चल ही रहा है। इमोशनल होता उसको भी पता होगा इमोशनल कितने लोग निकलना चाह रहे होंगे, लेकिन स्टॉक का सर्किट नहीं खुल रहा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं सारी, इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझ के चलें। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ऐसी वीडियो और अच्छी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर लाइक कर सकते हैं वीडियो को। लाइक इसलिए नहीं करना है कि बस के मैं कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हो, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, सो टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, सी यू।